नमस्ते। आज बात होगी 8वें वेतन आयोग की। एक ऐसा मुद्दा जो भारत के करीब करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी से सीधा जुड़ा है। चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी बजट के बाद हुए विरोध की। फिर समझेंगे कि ये वेतन आयोग है क्या भला और कर्मचारी संघों की मांगे क्या हैं। इसके बाद हम उस फिटमेंट फैक्टर के गणित में उतरेंगे जो सारी सैलरी हाइक तय करता है। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि इसका कर्मचारियों की जेब पर क्या असर पड़ेगा और आगे का रास्ता क्या है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है हाल ही में आए केंद्रीय बजट 2026 से। देखिए, लाखों सरकारी कर्मचारी ना बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन बजट की घोषणा के बाद माहौल में एक बड़ा तनाव आ गया। और ये तनाव कोई छोटा मोटा नहीं था। कर्मचारी संघों का रुख एकदम साफ और सख्त है। उन्होंने सिर्फ मायूसी नहीं दिखाई, बल्कि सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे। मतलब टकराव की स्थिति बिल्कुल साफ दिख रही है। अब सवाल ये है कि कर्मचारी इतने नाराज क्यों हुए? वजह सीधी सीधी, वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग का जिक्र तक नहीं था। जाहिर है, इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को यही लगा कि उनकी मांगों को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। अच्छा, तो इस पर सरकार का क्या कहना है? उनका पक्ष भी समझ लेते हैं। सरकार का तर्क ये है कि देखिए, कमीशन अभी अपने शुरुआती स्टेज में है, उसकी रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। तो ऐसे में बजट में पहले से ही पैसा अलॉट कर देना ये वित्तीय तौर पर जल्दबाजी होती। तो इस पूरे टकराव को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वेतन आयोग आखिर चीज क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये सरकार की बनाई हुई एक एक्सपर्ट कमेटी होती है। इसका काम हर 10 साल में ये देखना है कि महंगाई और बाकी चीज़ों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन कितनी बढ़नी चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। असर देखिए कितना बड़ा है। करीब 1.16 करोड़ लोग। जी हाँ, इसमें 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। इन सभी की जिंदगी पर इस कमीशन की सिफारिशों का सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए अब जरा कर्मचारी संघों की मांगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर वो सिर्फ सैलरी बढ़ाने के अलावा और क्या-क्या मांग रहे हैं। देखिए, मामला सिर्फ सैलरी हाइक का नहीं है। मांगें काफी बड़ी और स्ट्रक्चरल हैं, जैसे कि 50% डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाए, सिफारिशें लागू होने तक 20% की एक अंतरिम राहत मतलब इंटरिम रिलीफ फौरन दी जाए, और हाँ, कोविड के टाइम पर जो डीए की 3 किस्तें रोकी गई थीं उन्हें भी रिलीज किया जाए। सबसे बड़ी मांगों में से एक है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को वापस लाना, और आखिर में जो सालाना इंक्रीमेंट 3% का होता है उसे बढ़ाकर 5% करने की भी मांग है। चलिए अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे जरूरी और थोड़े से टेक्निकल हिस्से पर। इसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। समझिए, यही वो एक नंबर है जो तय करेगा कि हर कर्मचारी की सैलरी असल में कितनी बढ़ेगी। तो सवाल उठता है कि सैलरी में ये जो बढ़ोतरी होती है ये तय कैसे होती है, इसका साइज कैसे डिसाइड होता है? इसका जवाब है फिटमेंट फैक्टर। ये बस एक मल्टीप्लायर है। मतलब कर्मचारी की जो अभी की बेसिक पे है उसे इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जो रकम आती है वही उसकी नई बेसिक पे बन जाती है। फॉर्मूला तो बहुत सीधा साधा है। मौजूदा बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दो। असली लड़ाई, असली बहस इस बात पर है कि ये फिटमेंट फैक्टर, ये नंबर होना कितना चाहिए। थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले क्या हुआ है। छठे वेतन आयोग में 2006 में ये फैक्टर था 1.92। फिर आया 7वां वेतन आयोग 2016 में, और ये फैक्टर बढ़ाकर कर दिया गया 2.57। इस 2.57 की वजह से ही न्यूनतम सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आया था। तो जाहिर है, उम्मीद यही है कि ये फैक्टर इस बार भी बढ़ेगा। और बस यहीं पर आकर पेंच फंस गया है। असली टकराव यही है। एक तरफ अगर सिर्फ महंगाई के हिसाब से गणित लगाएं तो कम से कम फैक्टर 1.60 बनता है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संघों की मांग है कि फैक्टर 3.00 से 3.25 के बीच हो। अब आप सोचिए, 1.60 और 3.25 में कितना बड़ा अंतर है, और यही अंतर असल में लाखों करोड़ों रुपयों का फासला है। तो चलिए अब असली कैलकुलेशन देखते हैं।
ये जो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर असल में क्या असर पड़ेगा, जरा नंबरों में समझते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। एक लेवल 1 का कर्मचारी है जिसकी अभी की बेसिक पे 18,000 रुपए है। अगर 7वें वेतन आयोग वाला 2.57 का फैक्टर ही मान लें तो उसकी बेसिक पे सीधे बढ़कर 46,260 रुपए हो जाएगी, मतलब डबल से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और एक और जरूरी बात, ये जो नई सैलरी होगी ना, ये 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब भी ये लागू होगी, कर्मचारियों को पिछले महीनों का सारा पैसा एक साथ मिलेगा, जिसे एरियर कहते हैं। और ये एरियर लाखों में हो सकता है। पेंशनर्स के लिए भी ये खबर बहुत बड़ी है। मान लीजिए किसी की बेसिक पेंशन अभी 9,000 रुपए महीना है। अगर 2.57 का फैक्टर लगता है तो उनकी पेंशन बढ़कर 23,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगा। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? ये पैसा असल में हाथ में कब तक आएगा? चलिए इसकी ऑफिशियल टाइमलाइन और सरकार के सामने जो बड़ी चुनौती है उसे समझते हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। उम्मीद है कि नवंबर 2025 तक कमीशन बन जाएगा। फिर उससे अपनी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने लगेंगे, यानी मई 2027 तक। उसके बाद सरकार उस पर फैसला लेगी और इसे लागू करते करते 2028 का मध्य आ सकता है। पर जैसा मैंने पहले कहा, अच्छी बात यह है कि ये लागू 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा, तो जो भी देरी होगी उसका पैसा एरियर के तौर पर मिल जाएगा। तो आखिर में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तराजू पर हैं करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें, और दूसरे तराजू पर है देश की आर्थिक सेहत, क्योंकि इस पूरी बढ़ोतरी का सरकारी खजाने पर करीब करीब 3.9 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ सकता है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है, 8वें वेतन आयोग की फाइनल सिफारिश क्या होगी? वो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं? ये सच में एक मल्टी करोड़ सवाल है जिसका जवाब सिर्फ लाखों परिवारों की आर्थिक किस्मत ही नहीं, बल्कि आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय इस करेगा। टॉपिक पर वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही रोजाना वीडियो के लिए सपोर्ट करें, एक लाइक और नॉलेज पाथ को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में ये भी बताएं वीडियो कैसा लगा, निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस छोटा सा काम, अपनी उंगलियों को उठाए और सब्सक्राइब और घंटी को दबा दे।